हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे यूकेपीएससी जेईई 2023 का पेपर। आज हम उससे आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव्स अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ अ गुड ब्रिक अर्थ। ये क्वेश्चन भी बिल्डिंग मटेरियल से है। तो ये पूछ रहा है दोनों क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पहले यूज़फुल एंड देन हार्मफुल। पहला जो उसका चीज़ है यूज़फुल एंड हार्मफुल। तो जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, एल्यूमिना, आयरन, एल्केलिस, मैग्नीशियम, लाइमस्टोन, एल्यूमिना। तो अगर हम बात करें सिलिका एंड एल्केलिस, ये इसका आंसर है। सिलिका यूज़फुल होती है क्योंकि सिलिका होती है किसके लिए? सिलिका आपके शेप रिगेन करने के लिए और क्रैकिंग रिड्यूस करती है सिलिका। और सिलिका का जो होता है अमाउंट 30 to 60% होता है, ये बात याद रखना। तो यूज़फुल तो सिलिका है। और एल्केलिस जो होते हैं वो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं। एल्केलिस की वजह से एफ्लोरेसेंस होता है किसी भी ब्रिक पे। तो इसका आंसर इस समय बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज़ सेड टू बी कंटामिनेटेड इफ़ इट कंटेन्स। अब कंटामिनेशन की बात होती है। कंटामिनेशन मतलब प्रदूषित या कुछ ऐसी, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कंटामिनेटेड मतलब जो पोर्टेबल नहीं होता है, पोर्टेबल वाटर जो हम पी नहीं सकते। तो सस्पेंडेड सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड्स या नन ऑफ दिस। डिजॉल्व सॉलिड भी अगर होंगे तो भी वो पोर्टेबल की कैटेगरी में आ सकता है। सस्पेंडेड सॉलिड भी पोर्टेबल होता है। लेकिन अगर पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस का मतलब होता है आपके जर्म्स। तो अगर जर्म्स प्रेजेंट हैं तो फिर वो वाटर क्या है? कंटामिनेटेड की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसका आंसर है पैथोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द राइज इन टेम्परेचर द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या परमेबिलिटी भी हम इसे बोलते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर राइज़ करेंगे, इफ़ यू राइज द टेम्परेचर, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या असर होता है? डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज्ड या नन ऑफ दीज। तो देखो सिंपल सा, इस पर थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी लगाना। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वाटर की टेंडेंसी क्या होती है? जो विस्कोसिटी होती है वाटर की, तो विस्कोसिटी डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। आप बताइए कि टेम्परेचर के, अगर हम टेम्परेचर राइज़ करते हैं तो वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती है कि ज़्यादा होती है? तो विस्कोसिटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज़ होगी मतलब पानी का फ्लो कैसा हो सकता है? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक ज़्यादा विस्कस, आप एक एग्जांपल लीजिए, आप शहद को फ़्लो करवाइए या फिर एक पानी को फ़्लो करवाइए, तो कौन ज़्यादा इजीली फ़्लो कर सकता है? विस्कोसिटी ज़्यादा किसकी है? शहद, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो फ़्लो इजीली नहीं कर पाएगा। और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है? आपका फ़्लो इजीली हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, विस्कोसिटी कम होगी, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, जो परमिबिलिटी है, वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाई। अब टर्बिडिटी की बात करते हैं। टर्बिडिटी होती क्या है? टर्बिडिटी कुछ नहीं होती। टर्बिडिटी आपको जो भी आपका सॉलिड सब्सटेंस की वजह से होती है। जो भी आपके पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं पानी में, अगर किसी की टर्बिडिटी ज़्यादा है मींस वाटर क्या क्लीन नहीं है? क्लीन नहीं है मींस जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं। तो जो टर्बिडिटी जो हम डिटरमाइन करते हैं वो हम करते हैं टर्बिडिटी मीटर से। ठीक है, ये तो सिंपल ही था। ये अप्रॉक्सीमेटली सबको ही आता होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, मैंने आपको बोला है। अब देखिए, जैसे 17th क्वेश्चन है, वाटर हैविंग पीएच इक्वल्स टू 9। अब ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में कि एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। सबको पता है कि जो 7 होती है वाटर की, जो पीएच होती है, वाटर का पीएच 7 होता है। ठीक है, तो वाटर क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि एग्जैक्ट 7 ही वाटर की का पीएच होता है, लेकिन एक बोलते हैं कि हाँ, न्यूट्रल जो पीएच होता है हमारा 7 होता है। 7 से जो भी नीचे होगा, 7 से नीचे मीन्स 6, 5, ये सब एसिडिक होते रहते हैं। और 7 से ऊपर जब हम जाते हैं तो वो बेसिक होते रहते हैं, या फिर जिसको हम एल्कलाइन बोलते हैं। अब ये पूछ रहा है पीएच इक्वल्स टू 9, तो एल्कलाइन होगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फिर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है या फिज़िकल, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। डिप्लोमा में ये सब्जेक्ट पीएचई के नाम से होता है, और अगर बीटेक में आप पढ़ते हैं तो एनवायरनमेंट 1 एंड एनवायरनमेंट 2। ब्लू बेबी डिजीज़ में बी कॉज्ड इन इन्फेंट्स ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग हायर कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, लेड, आर्सेनिक। अब देखो, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो मैंने इसे किस तरीके से याद किया था? नाइट्राइट इज़ ITE, 8। इट्स में नाइट्रेट 8 आ रहा है, 8। हम ईट करते हैं, और ईट का जब हम पास्ट टेंस करते हैं तो 8 होता है। तो 8 जो
जो पॉसिबल हो सकता है, मतलब जो अलाउड हो सकता है, तो 8 मतलब हम उसे ले सकते हैं, बट उसकी कुछ क्या होनी चाहिए, कुछ उसकी लिमिट्स होती हैं। नाइट्राइट से याद करो, नाइट्राइट में 8 नहीं आ रहा है तो ये तो बिल्कुल ही नील होता है। नाइट्रेट आपका कितना अलाउ होता है, 45 mg पर लीटर, इसको याद रखना, 45 mg पर लीटर, ठीक है। उसके बाद लेड की बात करते हैं तो लेड भी हमारा बिल्कुल नील होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में। आर्सेनिक की जहाँ बात करते हैं तो आर्सेनिक भी, इसकी भी होती है हमारी 0.01 mg पर लीटर, ठीक है। तो ये चार चीज़ें। और ब्लू बेबी डिजीज़ हमारी होती है नाइट्रेट से, ये याद रखना, ब्लू बेबी डिजीज़ नाइट्रेट्स के एक्सेस होने से होती है, मतलब 45 mg पर लीटर से अगर ज़्यादा है तो ये इन्फेंट बेबीज़ में होती है ब्लू बेबी डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सेटलिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन अ टैंक अंडर द एक्शन ऑफ। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब हम वाटर को ट्रीट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो होती है स्क्रीनिंग, उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है आपका, सिंपल, जो आपका वाटर फ्लो करता है, एक टैंक होता है आपका सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। इसमें आपका वाटर एक सर्टेन स्पीड से, मतलब बहुत स्लो स्पीड से ट्रैवल करता है, और उस ट्रैवलिंग के जैसे यहाँ से ये इनलेट है, ये आउटलेट है, इसके बाद ये यहाँ से बाहर निकलता है, तो जिस स्पीड से वो ट्रैवल करता है, मतलब स्लो स्पीड होने की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो यहाँ से यहाँ पहुँचने की ड्यूरेशन में ही नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो वाटर का फ्लो है, स्पीड कम है, तो वो फोर्स की वजह से, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे सेटल होते रहते हैं। तो वही पूछ रहा है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सेटलिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन अ टैंक अंडर द एक्शन ऑफ, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है सेडिमेंटेशन टैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अब यह है सरफेस लोडिंग रेट ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक पासिंग अ डिस्चार्ज क्यू एंड हैविंग लेंथ एल। अब कोई आपके पास अगर सेडिमेंटेशन टैंक है तो सरफेस लोडिंग रेट क्या होती है आपकी, ये आपका टैंक है, टैंक की एक फ़िक्स डेप्थ होती है, ठीक है, वहाँ पे डेप्थ का रोल नहीं होता, लेकिन जो भी आपकी वो होती है, सपोज़ आपकी जो सरफेस ओवरलोडिंग रेट होता है वो होता है डिस्चार्ज अपॉन जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, बी इंटू एल। बी आपकी विड्थ हो गई, एल इसकी लेंथ हो गई, डेप्थ से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो सरफेस ओवरलोडिंग रेट का फॉर्मूला क्यू अपॉन बी इंटू एल होता है हमेशा, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली यूज्ड कोगुलेंट फॉर वाटर ट्रीटमेंट इज़। अब देखो, वाटर ट्रीटमेंट के लिए जब हम कोगुलेंट यूज़ करते हैं तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो जो ऑप्शन दिए हैं, लाइम एंड सोडा, फेरस सल्फेट, क्लोरीनेटेड कॉपर ऐश या फिर एलम। तो इन सब में जो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है हमारा एलम होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, फिटकरी भी बोलते हैं। तो एलम हमारा मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है। बाकी देखो लाइम एंड सोडा जो प्रोसेस होती है वो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए होती है। फेरस सल्फेट भी हम कोगुलेंट की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो इसे हम बहुत वाइडली यूज़ नहीं कर सकते। सेम चीज़ अगर क्लोरीनेटेड कॉपर ऐश है, ये होती है हमारी डिसइंफेक्टेंट प्लस कोगुलेंट की तरह यूज़, और वो होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट में क्लोरीनेटेड कॉपर ऐश यूज़ होता है। बाकी नॉर्मल अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो उसके लिए हम एलम यूज़ करते हैं। चलिए अब देखो, ये आया है, ये अगेन इन्वायरमेंट से ही क्वेश्चन है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के फ़िल्टर होते हैं, एक स्लो सैंड होता है और एक रैपिड सैंड होता है, ठीक है। तो स्लो सैंड फिल्टर की जो फिल्ट्रेशन जो वो होता है, रेट होता है, वो आपका बेसिकली क्या होता है, वो आपका करता है 100 to 200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो भी उसका एरिया होगा उसका 1 मीटर स्क्वायर, ये जैसे सपोज़ इसकी हम टॉप वो ले लेते हैं, नीचे टैंक जो भी है, डेप्थ से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो टॉप विड्थ है, सपोज़ इसका पर मीटर स्क्वायर मतलब इसको अगर हम मीटर्स में डिवाइड कर दें स्क्वायर मीटर में, तो 1 मीटर स्क्वायर इसका जो करता है 100 से 200 लीटर, 1 घंटे में 100 से 200 लीटर्स करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर सेम चीज़ अगर रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो उसका ही सेम ये वो 3000 to 6000 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर करता है। तो देख रहे हो आप एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है रैपिड सैंड फिल्टर की। इसकी 100 to 200 लीटर्स पर आवर है पर मीटर स्क्वायर, तो उसकी होती है 3000 to 6000, 3000 से 6000 लीटर ये 1 घंटे में पानी क्या करता है, फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये फिर से बिल्डिंग मटेरियल से है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन्स मोर ऑफ। अब देखो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, रैपिड हार्डनिंग मतलब
जल्दी जो हार्ड हो जाए। एक होता है देखो क्विक सेटिंग, एक होता है रैपिड हार्डनिंग। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, रैपिड हार्डनिंग में जिसकी जो हार्डन जो हो ना वो जल्दी हो। तो क्विक सेटिंग अगर हम सीमेंट की बात करें तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्योंकि C3A की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्विक फ्लैश सेटिंग की होती है। फ्लैश सेटिंग इसमें कंफ्यूज होकर कई लोग सोचेंगे कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आंसर हो, बट इसका आंसर है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, क्योंकि वो रैपिड हार्डनिंग की बात करता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, आपकी जो फाइनल जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो देता है, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका रैपिड हार्डनिंग देता है, ठीक है। तो इसका आंसर इसमें रैपिड हार्डनिंग ही है। मतलब देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें दो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जिसमें आप चारों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप दो इजीली एलिमिनेट कर दोगे। देखो टेट्रा कैल्शियम फेराइड तो इससे सीधे सीधे एलिमिनेट हो सकता था। कन्फ्यूज़न इसमें सिर्फ इन दो में होता। डाई कैल्शियम सिलिकेट भी जो आफ्टर स्ट्रेंथ होती है उसके लिए मतलब वो प्रोवाइड करता है जो फाइनल स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की या कंक्रीट की। तो इसमें दो में कंफ्यूज होना, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आंसर देख सकते हैं। बट उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आप तुक्के मार सकते हैं, अंधे तुक्के मत मारना कभी भी किसी भी पेपर पे। हाँ, अगर दो आपने एलिमिनेट कर दिए, दो में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लगा सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से, ठीक है। ये सॉलिड मैकेनिक्स का भी है या फिर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसका भी है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 3 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, ठीक है। आपकी कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड है और सेंटर पे आपका 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। अब इस पे वो ये कह रहा है कि आपका जो भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका कहाँ होगा, ऑब्वियसली सेंटर पे होगा। तो मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, मैक्सिमम स्लोप कितना होगा। देखो स्टैंडर्ड केसेस होते हैं कुछ हमारे पास बीम्स के, चाहे वो कैंटिलीवर हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड हो, चाहे फिक्स्ड हो। तो उन स्टैंडर्ड केसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसके लिए, थीटा के लिए, मीन स्लोप के लिए, और डिफ्लेक्शन के लिए, डेल के लिए, डेल्टा के लिए, ठीक है, या फिर डेल्टा के लिए। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है इस केस में जब आपके सेंटर पे लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है WL² अपॉन 16EI होता है। और सेम चीज़ अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूँ तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, WL³ अपॉन 48EI। वैसे देखो जो पेपर है ये, इस पेपर में आपका कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर डालते हैं जो आपको थोड़ा सा क्या करे, टाइम कंज्यूमिंग हो, और जो मतलब कुछ थोड़े, अगर ये कैलकुलेटर हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। देखो आप इसमें ई और आई की भी वैल्यू दी, अगर आपको ई और आई सिर्फ बोलता है कि ई आई रखना है और उसके बेसिस पे निकालना है, अगर मतलब ई आई के फॉर्म में तो ये सिंपल हो जाता है, क्या 16 ई आई और ऊपर क्या था WL²। अब देखो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना तो आप यूनिट्स का ध्यान रखो। बीम का स्पैन दिया है मीटर में, लोड दिया है किलो न्यूटन में, यहाँ पे GPA दिया है और यहाँ पे दिया है mm⁴, mm⁴। तो आपको सबको एक यूनिट में लाना पड़ेगा। स्पैन अगर मीटर में है तो आपको उसको मिलीमीटर में चेंज करना होगा। लोड अगर किलो न्यूटन में दिया है तो आपको उसको न्यूटन में चेंज करना होगा। GPA को आपको MPa में चेंज करना होगा, तब जाके सारी एक यूनिट में आएंगी। तो अब हम इसको फॉर्मूले में रखें, अगर W की वैल्यू क्या है हमारी, वेट इज़ 10 किलो न्यूटन, तो 10 × 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 क्यों किया हमने, किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में चेंज किया। देन उसके बाद ये वेट हो गया W×L, आपके पास कितनी है, L आपने 3 मीटर दी है तो 3 × L² है, 3 × फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 को हम मीटर में चेंज, मिलीमीटर में चेंज करेंगे और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपॉन 16 × E की वैल्यू जो है वो है 200 × 10⁻3 क्योंकि हम इसे MPa में चेंज करेंगे, इंटू I की वैल्यू है 12 × 10⁻6। अब देखो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आप ऐसे नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। तो ज़रूर है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े टफ होंगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बार क्योंकि वो ऐसे E और I की वैल्यू नहीं देगा तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, WL² अपॉन 16EI। अगर EI को EI रहने दो तो W की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, मैंने अभी बताया था 10 × 10⁻3 इंटू 3000 का स्क्वायर, 3000 का स्क्वायर अपॉन
16 EI को अगर ऐसे ही रहने दो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगी सॉल्यूशन। अब देखो आंसर इसका इतना ही आना है 0.0023 रेडियन। आप इसको जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर आपका रेडियन में आएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू आती है आपकी रेडियन में आती है। लेकिन बाई चांस अगर वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस के साथ करे और आपको आंसर डिग्री में पूछे तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वो वहाँ पे ये आंसर भी देगा और डिग्री वाला जो आंसर होगा वो भी देगा। तो सिंपल सा एक जो हमारा होता है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर ये रेडियन है तो जितना भी रेडियन आ रहा है इसको 180/पाई करके आपका वो डिग्री में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं अभी, और इससे आगे क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी ये वीडियो अपलोड करते रहूँ, क्योंकि ये पेपर फिर जल्दी से हो जाए कंप्लीट, एटलीस्ट 180 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, फिर पेपर 2 पे जाएंगे। और आप लोग को अगर लगे कि हाँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, किसी को भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। अभी स्टार्टिंग है तो मुझे अभी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे, बट हाँ जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो हो सकता है आप लोग को ये बहुत बेनिफिशियल लगे। और टिल 24 वी हैव डन, आफ्टर दैट 25 से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।